नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसा आप सभी दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम इस क्लास में आज हम एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यह क्लास आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो हम चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य में लाभ प्रतिशतता कितनी है। तो हमें सिंपल से यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है जो हमारा क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हम वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे 50 प्याला है और उनका क्रय मूल्य जो है वो हमारा 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम काट देते हैं, 5 दहम 50 और 5 अट्ठे 40 और यह कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे जो सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है वो आया है आपका 4:5 का दोस्तों। तो यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अंतर जो है वो 1 का है और जो लाभ प्रतिशत जो निकालते हैं वो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे सीपी क्या आ जाएगा, नीचे में सीपी क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4 × 100, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत निकलेगा वो निकलेगा हमारा 25% हमारा लाभ निकल जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8 रुपये में यहाँ पे सीपी जो है क्रय मूल्य, जो कि 8 रुपये में हम 10 नग खरीद रहे हैं किसी वस्तु को, और एसपी क्या है, यहाँ पे हम 10 रुपये में 8 नग बेच रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जो सामान दी गई है, यहाँ पे जो सामान दी गई है, यहाँ पे जो वस्तु दी गई है, इनको हम बराबर कर देते हैं दोनों में। तो यहाँ पे मैं 8 का गुना कर देता हूँ और यहाँ मैं 10 का गुना कर देता हूँ, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो 10 अट्ठे 80 हो गया और ये 8 धाम 80 है, तो दोनों बराबर हो गया। तो जब हम इधर 8 का गुना किए तो हम इधर भी 8 का गुना कर देते हैं, और इधर 10 का गुना किए तो इधर भी 10 का गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर सीपी और एसपी कितना कितना आया है हमारे पास, तो 8 अट्ठे 64 और एसपी जो आया है वो 10 दहम 100 रुपये आया है। तो अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है, जहाँ पे हम अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, 36 का अंतर आ रहा है दोनों में। फिर नीचे में सीपी रहता है, फिर गुणा 100। तो यहाँ पे हम काट देते हैं, यहाँ से कटा आपका 4 या 36 और 4 एकम 4 और 4 16 64, यहाँ से और काट लेते हैं हम। 4 चौके 16, 4 25 100। तो यहाँ पे जो आया है वो हमारा आया है 225/4। तो 4 पंचे 20 और 4 छेका 24 और एक बचा, तो 56.25 हमारा क्या है, हमारा जो राइट आंसर आया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात जो है 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये मान लो कि एक पूरा विश्व है, ये हमारी पृथ्वी है, और इनका जो अनुपात है वो अनुपात है इसका पूरे का वो 1:2 है। फिर बोला क्या गया है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दोस्तों ये 2 अनुपातों में बांटा गया है। ये तो हुआ आपका नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ आपका साउथ दक्षिणी गोलार्ध। तो ये तो हुआ आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ आपका दक्षिणी गोलार्ध। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इनका जो अनुपात है जो उत्तरी गोलार्ध का वो है 2:3,
अब करना क्या है दोस्तों, क्योंकि हमें दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात निकालना है, तो हम करेंगे क्या, हम एलसीएम ले लेते हैं। इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 2 और 3 5, तो हम 3 5, और दोस्तों हम क्योंकि यहाँ पे 2 गोलार्ध है तो हम यहाँ पे 2, तो 3 5 और 2 का हम लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों, 3 5 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वो आएगा आपका 30 आएगा दोस्तों, वो आएगा क्या आएगा आपका दोस्तों, 30 आएगा। तो अब करना क्या है दोस्तों, इस 30 को इस 3 के बराबर कर देते हैं, तो 1 बराबर जो आया वो 10 आया। तो हमारा जो पूरे विश्व का जो अनुपात था उसका जो मेन संख्या थी वो आ गई, तो यहाँ से 10 आ गई और यहाँ से 10 दूनी 20 आ गई। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे हम किसका एलसीएम निकालें, ये पूरे विश्व का जो पूरे पृथ्वी का जो हम उसका जोड़े 3, और फिर यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध का जोड़े, फिर यहाँ पे हम 2 का जोड़े, तो 3 5 और 2 का एलसीएम निकाले, और इस 30 आने पर हम इसके बराबर के 3 का, और एक जो रेशियो आया वो 10 आया, और यहाँ पे से हम 10 और ये 20 आ गया पूरे विश्व का। तो अब यहाँ पे जब 30 हमारे पास आ गया है दोस्तों, तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा दोस्तों। आप क्योंकि ये 2 गोलार्धों में बटा हुआ है तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, दोनों 30 का आधा करने पर। फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो योग है, यहाँ पे 5 है, तो हम इस 5 को 15 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 का रेशियो आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ से हम 3 दूनी 6 कर लेते हैं, और यहाँ पे 3 तिया 9। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तरी जो मेन जो संख्या है वो आ गई आपकी उत्तरी गोलार्ध की, और यहाँ पे पूरे विश्व की आ गई। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा दोस्तों। अब देखिए, अब चूंकि हमारे पास जो है उत्तरी गोलार्ध की भी आ गई संख्या, तो हम करेंगे क्या, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, क्योंकि ये पूरे विश्व की है। इसी से घटाएंगे उत्तरी गोलार्ध को, तभी हमारी दक्षिणी गोलार्ध की आएगी। तो 10 से 6 घटाने पर कितने आएगी दोस्तों, 4 आएगी, और यहाँ पे 20 से 9 घटाने पर कितनी आएगी, 11 आएगी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4:11 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। एसएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 30% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते, तो राशि कितनी थी। देखिएगा दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, मूलधन गुणी दर गुणी समय, यानी कि P/R/T/100। तो यहाँ पे हमें 1440 रुपया हमें ब्याज दिया गया है, और वो कितने वर्षों के लिए रखी गई है, 4 वर्षों के लिए। यदि 3% और बढ़ा दिया जाता तो 1440 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ पे हम 4 वर्षों के लिए रखे, कितनी की दर से, 3% की दर से, और ये ब्याज के बराबर हो जाएगा 1440। यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, 12% हो जाएगा आपका 1440 के बराबर। तो आपको मालूम है कि साधारण ब्याज जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है, जो मूलधन होता है वो 100% ही होता है, और 12% क्या इसका ब्याज है, तो मूलधन तो 100% होगा, तो हम इसका 100% निकाल लेते हैं। तो 100% निकालने पर ये 12 से 12 बार में चला जाएगा, 120 1% का आ गया, तो 100% का निकाल लेते हैं, तो 100% का आ जाएगा आपका 12,000, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जनरली एसएससी एमटीएस में आते ही आते हैं। तो आप इन
चैप्टरों का अच्छे से अध्ययन कीजिए। ये आपके हैं आपके औसत एवरेज का ये चैप्टर है। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6000 है। औसत यानी कि क्या होता है? औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है। औसत क्या होती है? हमेशा मध्य की संख्या होती है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 14000 है, जबकि हमें शेष व्यक्तियों का औसत वेतन 5600 है। तो हमें शेष व्यक्तियों का निकालना है। शेष व्यक्तियों का निकालने पर हमें क्या आ जाएगा? हमारा कुल कामगारों की संख्या पूछी गई है, कुल संख्या पूछी गई है, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो औसत वेतन 6000 है। मैंने क्या बोला था? हमने क्या बोला था कि 6000 हमेशा मध्य की संख्या होती है। तो 12 जो अधिकारी हैं, 12 जो व्यक्ति हैं, उनका औसत वेतन है 14000 और शेष का जो है वो 5600। इसको हम x व्यक्ति मान लो कि x व्यक्तियों का 5600 है और 12 व्यक्तियों का 14000 है। तो हम इससे घटा देते हैं। 14000 से 6000 घटा लेते हैं और 6000 से 5600 घटा लेते हैं। तो घटाने पर कितना आया आपका? 8000 और इससे इसको घटाने पर आया आपका 400। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से ये एक बार में और ये 20। तो हमारा 1:20 का रेशियो आ गया। 1:20 का रेशियो आ गया। तो अब देखना दोस्तों, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 12 है, यानी कि 1 बराबर जब 12 है तो 20 गुणा 12 यानी कि 240। 20 गुणा 12 यानी कि 20 गुणा 12 यानी कि जब 1 बराबर यहाँ पे 12 है, 12 व्यक्ति है, तो यहाँ पे 20 गुणा 12। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हो गया आपका 240। तो हमें कुल कामगारों की संख्या पूछी गई है, तो 240 में से आप 12 जोड़ दीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 252। आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 252 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोला क्या गया है दोस्तों? लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 मीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 24 मीटर है। इसका आयतन बताइए। तो ये लंब प्रिज्म का जो आधार है, तो हम यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे प्रिज्म का जो है वो बना लेते हैं चित्र। तो यहाँ पे प्रिज्म कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से बनता है प्रिज्म, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रिज्म है या इसके 2 आधार होते हैं। इसके कितने आधार होते हैं दोस्तों? 2 आधार, यानी कि ये जो समबाहु जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के आकार का ये, और नीचे में भी होता है एक, इसके 2 आधार होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के आधार के प्रकार का हो गया दोस्तों। देखिएगा, देख रहे हैं आप, ये भी है वैसी, ये भी समबाहु त्रिभुज है। स्ट्रक्चर उतने अच्छे से नहीं बना। तो देखिएगा दोस्तों, तो जो इसका आधार है समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो भुजा है वो 7 मीटर है। तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल का आप फार्मूला जान रहे हैं, √3/4 a²। ये इसकी भुजा का फार्मूला है, इसकी क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है, तो इसकी भुजा दी गई है। भुजा a बराबर कितना दी गई है आपकी? 7 मीटर। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा दोस्तों, 1 का मान यहाँ पे रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3/4 × 49। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका आयतन पूछा गया है। इसका आयतन क्या होता है दोस्तों? इसका आयतन होता है, जो इसका आयतन होता है वो होता है आपका आधार का क्षेत्रफल गुणा
ऊंचाई यानी कि h, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो हमारे पास आ गया √3/4 इंटू 49 इंटू 24, तो 4 6 का 24, और फिर √3 का मान रखेंगे हम 1.732 होता है दोस्तों। इस √3 का मान जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 1.732 होता है। तो 1.732 गुणा 49 गुणा 6, तो इन सब को हल करने पर दोस्तों हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 509 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप इसको पूरा हल कर लेना दोस्तों, 509 के आसपास ये आता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ए और बी एक कार्य को 720 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। एक अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। तो सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी का हिस्सा कितने रुपये में होगा? तो देखिएगा दोस्तों, हमें सी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए प्लस बी जो है ये, हम यहाँ पे इधर दिन लिख लेते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में करता है? सॉरी, हाँ, ए अकेले बोला गया है। तो ए जो कितने दिन में करता है, ए जो करता है वो 8 दिनों में करता है और बी से 12 दिनों में करता है। और सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में करते हैं, यानी कि जो तीनों हैं ये इसे 4 दिनों में करते हैं। तो हम इन तीनों का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। और जो एलसीएम जो आएगा वो आपका टोटल वर्क के बराबर होगा। जो एलसीएम जो आएगा वो आपका टोटल वर्क के बराबर होगा दोस्तों। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो एलसीएम जो लेते हैं वो हमेशा टोटल वर्क के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से हम इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं दोस्तों। इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। इसको भाग देने पर हमारी कार्य क्षमता आ जाएगी 8 या 24, 12 दूना 24 और 4 6 का 24। तो यहाँ पे जब ए और बी की हमें कार्य क्षमता हमें पता चल गई, हमें सी की निकालनी है। तो जब ए और बी की 5 है और इन तीनों का जब 6 है तो सी का हमारा 1 हो जाएगा दोस्तों। सी का हमारा 1 हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये जो कार्य क्षमता होती है वो आपको हमें रुपया कब मिलता है? जब हम कार्य करेंगे, हमारी जितनी कार्य क्षमता होगी, हम जितनी देर तक कार्य करेंगे तभी उसी अनुसार हमें पैसा मिलता है दोस्तों। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों, है ना। जितना हम काम करेंगे उतनी ही हमें पैसा मिलता है। तो हम इस कार्य क्षमता को इस पैसों के बराबर कर देते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर 720। तो 1 का मान आ जाएगा 6 12 72 120। तो हमें सी की पूछी गई है, तो सी की तो हमारी इफ़िशियंसी 1 ही है। तो जो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 120, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देख कर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारी जो क्वेश्चन है ये पूरे वर्गमूल में है। ये किस में है दोस्तों? ये हमारी वर्गमूल में है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 169 का वर्गमूल होता है 13। तो आपको सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे। ये इसका हो गया 13, 13 और 68 हो गया 81, और 81 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। फिर 216 और 9 होता है आपका 225, और 225 का वर्गमूल होता है 225 का होता है आपका 15 होता है दोस्तों, है ना दोस्तों। 225 का होता है आपका 15 होता है। और 15 और 129 हो जाएगा आपका 15 और 129 हो जाएगा आपका 144। 144 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो होता है आपका 12 दोस्तों। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हम
अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा ये बोला गया है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि अगर इसकी भुजा बढ़ गई इतनी प्रतिशत तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो ये वाला फार्मूला लगा देना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो x का मान भी 10 रखना है, y का मान भी 10 रखना है, फिर यहाँ पे 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे आया क्या आया, 1 आया। तो 10 10 20 और 20 और 1 21। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 21% हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है वो 21% बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। 26,580 कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है। आप लोग को पता होगा दोस्तों, जब भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें क्या है, हमें मार्क प्राइस पता होनी चाहिए, और छूट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर ही निकलता है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है दोस्तों। तो 26,580 दिया गया है। जब 10% छूट दिया गया है यानी कि 100% थी, तो उसको हम 90 में मिल रहा है हमें। और जब यहाँ पे फिर उसे 5% और अतिरिक्त दिया गया तो हमें कितनी दी गई, 95% दी गई। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका कुछ दशमलव में निकलेगा दोस्तों, तो आप इसको पूरा आप सॉल्व करिएगा दोस्तों, ये आपका वर्क है दोस्तों। तो चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो स्कूटर का जो क्रय मूल्य है यानी कि जो खरीदा गया मूल्य है वो है 20,000, और जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो है आपका 22,000। तो जब भी हमें लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो लाभ प्रतिशत हमेशा मैं इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत हमेशा जब भी निकालते हैं तो SP माइनस CP अपॉन CP गुणा 100, और जब भी लाभ या हानि निकाले तो हमेशा CP के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। CP हमेशा नीचे ही आता है, आप गलती से भी SP को नीचे ना लाएं, नहीं तो पूरा सवाल ही आपका गलत हो जाएगा। तो जो इनका अंतर है, हमें 2000 का लाभ हो रहा है, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, इस कारण से हम नीचे CP को ला लेते हैं 20,000 इंटू 100। तो यहाँ से 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट गया, और यहाँ से ये कट गया आपका, ये 2 से 2 कट गया। आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका हो गया, वो हो गया हमारा 10% हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या गया है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे तो दी गई हमें लागत मूल्य दी गई है 28,000, और यहाँ पे हमें 10% हानि भी दी गई है। जब हमें हानि दी गई है तो हमें सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% की हानि बोल रहा है, तो 28,000 का 10% क्या हो जाएगा दोस्तों, 28,000 का 10% आपका 2800 हो जाएगा दोस्तों। आप मन में भी कर सकते हैं, इसका 2800 हो जाएगा। तो 2800 को जब घटाएंगे 28,000 में, तो जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 25,200 आ जाएगा दोस्तों। और फिर बोला गया है क्या गया है, 20% छूट दे रहा है, यानी कि इस बार 20% छूट दिया जा रहा है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, 20% जब छूट दिया जा रहा है तो हम यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। तो MRP हो जाएगा हमारा 80/100, क्योंकि यहाँ पे 20% छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम काट लेते हैं, 0 से 0 8 या 24 और
12 हो गया, ये 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। तो जो हमारा MRP आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 31,500 हमारा MRP आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा जीरो आपका दे दिया गया है, तो 31,500 हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। तो हमें क्या है, वह संख्या बताना है 3 अंकों की जो कि 2, 5 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे, 1 बचे। तो हमें करना क्या है दोस्तों, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने से क्या है, हमें पता पड़ जाएगा कि ये किससे विभाजित हो रही है, किसको विभाजित ये संख्या करेगी। तो देखिएगा दोस्तों एलसीएम निकालने पर तो ये तो सभी संख्या अलग अलग है, यानी कि ये सभी संख्या अलग अलग संख्या से भाग जा रही है। तो इन सब को हम गुणा कर देते हैं। तो 2 × 2 × 5 × 9 × 11, 2 पंचे 10, 10 × 90 और 90 गुणित 11 यानी कि 990 हमारा एलसीएम आ गया। तो क्या बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो, तो हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो जो हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हमारा आंसर आ जाएगा 991 हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे 11 परिमाणों का औसत जो है, परिणामों का औसत 7 अंक है यदि पहले 6 परिणामों का औसत अंक 59 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत अंक 62 है, तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं। तो सबसे पहले तो हमें 11 परिणामों का औसत अंक 60 दिया गया, तो हम कुल अंक निकाल लेते हैं कि वो टोटल कितने होंगे। तो 11 × 16 बराबर कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। फिर दिया गया है 6 परिणामों का औसत अंक 59 है, तो हम 6 × 59 कर लेते हैं। तो 9 × 6 = 54 और 6 पंचे 30, 30 और 4 30 और 5 35, 30 और 5 35। फिर दिया गया है 6 परिणामों का औसत अंक 62 है, तो 6 दूनी 12 और 6 × 6 = 36 और 1 34। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर इनसे क्या है, इसको घटा देंगे। तो इसको ऐड करने पर कितना है, 4 2 6 और 5 7 12 और 726। फिर इस अंक में हम इनको घटा देने पर हमें क्या है, जो छठे परिणाम के जो अंक है वो हमें पता पड़ जाएगा। तो इसको घटा लेने पर कितना आ जाएगा, 6 से 6 घटा देते हैं हम, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 12 में 6 गया 6, और तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा 66 अंक हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। जहाँ पे बोला क्या गया है कि 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो शुद्ध लाभ कितना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 300 के सेब खरीदे गए, यानी कि 300 के 100 सेब खरीदे गए, है ना, यानी कि जो एक सेब है उसका मूल्य 3 रुपये हो गया, यानी कि जो एक सेब है उसका मूल्य 3 रुपया हो गया, और उनमें 4 सेब सड़े हुए थे। जब 4 सेब सड़े हुए थे तो हमारे पास कितना सेब बचा, 100 सेब में से 96 सेब बचा, और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। तो निबल लाभ कितना है, तो इसको 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। तो हम दर्जन निकाल लेते हैं, तो हम इसको 12 से भाग दे देते हैं। तो 12 से भाग देने पर जो आएगा वो आएगा आपका 8 दर्जन, यानी कि 12 × 96 यानी कि 8 दर्जन बेचे गए। और कितने की दर से बेचे गए, 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से। तो ये आपका 5 × 8 = 40, तो ये टोटल 400 रुपया में बेचे गए। और इसको कितने में खरीदा गया था, 300 रुपये में खरीदा गया था। तो 1 केला जो पड़ा था हमें पड़ा था वो 300 रुपये में खरीदा गया था, और 1 केला जो पड़ा था वो पड़ा था हमें एक सेब हमें 3 रुपये में पड़ा था। तो जो हमें लाभ पूछा गया है तो हमारा सेलिंग प्राइस 400 आ गया, और जो
क्रय मूल्य है वो 300 है, तो हमें लाभ पूछा गया है तो 100 रुपया आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपया का अंतर आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या गया है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य का बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिएगा दोस्तों, जो ए है वो 10 दिनों में कार्य करता है और बी जो है वो 20 दिनों तक कार्य कर सकता है। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 10 दूना 20 और 20 एकम 20। फिर बोला क्या गया है, वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। यानी कि 5 दिनों बाद 5 दिनों तक तो इन दोनों ने साथ कार्य किया होगा, क्योंकि 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी कि 5 दिनों तक इन दोनों ने साथ काम किया होगा। तो आप कितने दिनों तक काम किया है, मतलब कि ये 15 कार्य इन्होंने कर लिया है। यानी कि कितना कार्य किया है आपका, 15 कार्य इन्होंने कर लिया है। तो इसमें घटा देंगे तो हमारे पास कितना कार्य बचा है, अभी 5 कार्य बचा है। तो बोला क्या गया है, शेष कार्य बी का बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका जो एफिशिएंसी है 1 है, तो 1 भाग दे देंगे तो जो आएगा वो हमारा आएगा 5, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो शेष कार्य बी हमारा 5 दिनों में पूरा करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।